दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम फिर से लेकर उपस्थित हैं जो हमारी घटना चक्र पूर्वावलोकन की श्रृंखला चल रही थी, जिसमें हम भौतिक विज्ञान के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं जो पिछले वर्षों में आरआरबी, एनटीपीसी, एएलपी, ग्रुप डी आदि एग्जामों में पूछे गए हैं। तो यह सभी प्रश्न आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर यह रेलवे के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो शुरुआत करेंगे हम प्रश्न नंबर 51 से। प्रत्येक क्लास में हम 50 प्रश्नों के साथ साथ उनकी व्याख्या पर भी चर्चा करते हैं। तो एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और इस क्लास को अंत तक देखें। तो शुरुआत करेंगे हम आज के पहले प्रश्न से जो 51 नंबर से स्टार्ट है। पहला प्रश्न दिया है, इलेक्ट्रॉन या इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है। किसका मात्रक है? ए शक्ति का, बी विभवांतर का, सी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का, डी ऊर्जा का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट मात्रक है तो किसका मात्रक हो जाएगा? डी ऊर्जा का। सॉरी, गलत हो गया यहाँ पर, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यही सही होगा। ऊर्जा का ही मात्रक है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखते हैं इसकी व्याख्या पर थोड़ा सा नजर डालेंगे। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक होता है। एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस जूल, यानी कि इलेक्ट्रॉन का यह मान है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्ध पास नेटवर्क में सभी आईआर अनुपातों और ईएमएफ का बीजगणितीय योग होता है सदैव। ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी शून्य, डी बैटरी। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका सही उत्तर सी शून्य। देखेंगे इसकी व्याख्या को एक बार। दिया है आई आर बराबर ई और आई आर माइनस ई बराबर 0 होगा। अतः किरचॉफ के वोल्टता नियम के अनुसार किसी बद्ध पास नेटवर्क में सभी आईआर अनुपातों और ईएमएफ का बीजगणितीय योग सदैव शून्य के बराबर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और इन 17 नंबर की क्लास के अलावा 1 नंबर से 16 नंबर तक क्लास को जिसने भी अभी तक नहीं देखा है तो वह चैनल पर जा सकता है। वहाँ पर प्लेलिस्ट प्रत्येक सब्जेक्ट की अलग अलग बनी हुई है। वहाँ पर आप पूरी प्लेलिस्ट में आप सभी क्लासों को देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। तो देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ए डायनमो, बी ट्रांसफार्मर, सी एमीटर, डी जनरेटर। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा बी ट्रांसफार्मर। जो बड़ी लाइन या 11,000 लाइन से जो गाँव में या शहरों में लाइट आती है, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रांसफार्मरों को लगाकर बिजली को कंट्रोल किया जाता है और उसके बाद में घरों में सप्लाई दी जाती है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हमारा ट्रांसफार्मर हो जाएगा। देखते हैं, समझते हैं इसके बारे में और थोड़ा सा। बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य उपयोग वोल्टेज को बढ़ाने के लिए विद्युत ऊर्जा की अधिक दूरी तक सप्लाई के लिए किया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगला प्रश्न। प्रत्येक सी माइक्रो या म्यूट एफ डी धारिता के दो संधारित्र समानांतर में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता होगी। ए
2c, b c/2, c c² d इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा A2C। देखते हैं इसकी व्याख्या को। प्रत्येक CuFT धारिता के दो संधारित्र समानांतर में जोड़े गए हैं तो प्रभावी धारिता 2C होगी, क्योंकि समानांतर क्रम में प्रभावी धारिता C1 + C2 बराबर C + C बराबर 2C हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके अंदर धारा प्रवाहित होती है? A PVC, B रबर में, C कांच में, D ग्रेफाइट में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा D ग्रेफाइट में। यहाँ पर सिर्फ ग्रेफाइट में धारा प्रवाहित होती है, रबर में नहीं होगी, PVC में नहीं होगी और कांच में भी धारा प्रवाह नहीं होती है। देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। PVC यानी कि कृत्रिम रबर है। रबर एवं कांच आदि विद्युत रोधी होते हैं, यानी कि ग्रेफाइट एक चालक है, इससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के न्यून की या फ्यूज के बाई न्यून की। ए ऑप्शन है हमारा प्रतिरोधक शक्ति पर, बी चालकता पर, सी गलन बिंदु पर, डी सामर्थ्य पर। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता निर्भर करती है फ्यूज के या न्यून के। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी गलन बिंदु पर, यानी कि फ्यूज के गलन बिंदु पर निर्भर करती है। देखते हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या को। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज की उपयोगिता फ्यूज के न्यून गलन बिंदु पर निर्भर करती है कि वह किस प्रकार ऊर्जा आने पर गलता है या नहीं। अगला प्रश्न है, एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है? ए संचारण में विद्युत ऊर्जा के खर्च को कम करने के लिए, बी वोल्टेज के स्तर को स्थिर करने के लिए, सी सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए, डी विद्युत तार को अधिक गर्म होने से बचाने के लिए। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर है सी सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने के लिए, यानी कि अधिक वोल्टेज, यदि अचानक अधिक वोल्टेज आता है तो यह फ्यूज सबसे पहले कट जाता है या जल जाता है और विद्युत परिपथ को रोक देता है, जिससे हमारे उपकरण या जो भी घरों में सामान इस्तेमाल किए जाते हैं वह जलने से बच जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर इसके व्याख्या पर नज़र डालेंगे। एक विद्युत परिपथ में एक फ्यूज तार का प्रयोग सर्किट में प्रवाहित होने वाली अधिक विद्युत को रोकने हेतु किया जाता है। परिपथ में अधिक विद्युत प्रवाहित होने की स्थिति में उत्पन्न खतरे से बचने के लिए फ्यूज का इस्तेमाल किया जाता है। सामान्यतः विद्युत फ्यूज तार तांबा, टिन और शीशे के मिश्रण से बनाया जाता है। इसका गलनांक तांबे की तुलना में कम होता है, यानी कि फ्यूज तार एक निश्चित क्षमता की मोटाई का लिया जाता है। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है। किसके लिए होगा? ए हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा को प्रवाहित करना, बी अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का काम करता है, सी किसी व्यक्ति को विद्युत झटकों से बचाने के लिए, डी
इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सबसे सटीक उत्तर देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी। अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने के लिए एक फ्यूज तार का उपयोग किया जाता है। बढ़ेंगे आगे और देखते हैं यहाँ इसके व्याख्या पर नज़र डालेंगे थोड़ा सा। एक फ्यूज तार अत्यधिक धारा प्रवाह के समय विद्युत परिपथ को तोड़ने का कार्य करता है। फ्यूज तार का गलनांक कम होता है तथा उसे परिपथ के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है फ्यूज का तार बना होता है। तो फ्यूज का तार किसका बना होता है? ए ऑप्शन तांबा और लोहे का, बी तांबा और सीसा का, सी सीसा और टिन का, डी सीसा का। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही इसका उत्तर देखें तो हो जाएगा सी सीसा और टिन का। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के कारण पिघल जाता है और विद्युत के प्रवाह को अवरुद्ध कर देता है। सीसा और टिन का या फ्यूज तार होगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, सी डीसी को एसी में बदलने के लिए, डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा डी एसी को डीसी में बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। रेक्टिफायर यानी कि दृष्टिधारी वह युक्ति या डिवाइस है जो एसी को डीसी में परिवर्तित कर देती है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है। ए स्विच के रूप में, बी प्रवर्धक के रूप में, सी ए और बी दोनों रूपों में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा 61 नंबर का सही उत्तर सी ए और बी दोनों रूपों में, यानी किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग हो सकता है स्विच के रूप में और प्रवर्धक के रूप में, यानी कि दोनों में हो सकता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक एवं स्विच के रूप में किया जा सकता है। ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, एनपीएन या दूसरा पीएनपी ट्रांजिस्टर। पी व एन प्रकार के अवरुद्ध पी व एन प्रकार के अर्धचालकों से बनी एक ऐसी युक्ति है जो ट्रायोड वाल्व के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। इसका आविष्कार वर्ष 1948 में अमेरिकन वैज्ञानिकों बार्डीन, सोकेल तथा बेरिन ने किया था। इसके लिए इन्हें वर्ष 1956 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया, ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है। ए बिजली से चलने वाला साधन, बी धारा से चलने वाला साधन, सी वोल्टता से चलने वाला साधन, डी प्रतिरोध से चलने वाला साधन। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि ट्रांजिस्टर मुख्यतः है, किसका मुख्य है? बी धारा से चलने वाला साधन है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। ट्रांजिस्टर मुख्यतः धारा से चलने वाला उपकरण है। ट्रांजिस्टर का उपयोग प्रवर्धक या दोलित्र
एवं मॉडुलक या मॉडुलेटर के आदि के रूप में होता है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है ए हेवली डोप्ड, बी लाइटली डोप्ड, सी मॉडरेटली डोप्ड, सी डी इनमें से कोई नहीं। यानी किसी ट्रांजिस्टर का आधार होता है, आधार कैसा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी लाइटली डोप्ड। देखेंगे इसकी व्याख्या को जो थोड़ा सा। ट्रांजिस्टर का आधार यानी कि बेस लाइटली डोप्ड ट्रांजिस्टर दो प्रकार के होते हैं, पीएनपी व एनपीएन प्रकार के। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, एक वायु संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रोकूलाम आवेश एकत्रित हो जाता है। जब वायु के स्थान पर तेल भर दिया जाता है तो उस पर 60 माइक्रोकूलाम आवेश एकत्रित होता है। तेल की आपेक्षिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक नियतांक होगा ए 0.4, बी 1.0, सी 2.5, डी 4.0। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा सी 2.5। यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। एक वायु संधारित्र को 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर उस पर 24 माइक्रोकूलाम आवेश एकत्रित हो जाता है। जब वायु के स्थान पर तेल भर दिया जाता है तो उस पर 60 माइक्रोकूलाम आवेश एकत्रित होता है। ऐसी स्थिति में तेल की आपेक्षिक परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक नियतांक 2.5 होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, आवेश Q दो समान आवेशों Q को जोड़ने वाली रेखा के केंद्र में स्थित है। तीनों आवेशों का तंतु संतुलन में होगा यदि Q निम्नलिखित के बराबर हो। ए ऑप्शन +Q/2, बी -Q/2, सी -Q/4, डी +Q/4। तो इन चारों ऑप्शनों में से यहाँ इसका सही उत्तर हो जाएगा सी -Q/4। और यहाँ पर हमने एक प्रश्न इसके ऊपर छोड़ा है, इसको देखेंगे एक बार। चित्र में दिखाए गए परिपथ में धारिता C1 पर आवेश चार्ज होगा। यानी कि C1 कहाँ पर है, यह C1 पर चार्ज है, यह C2 है और यह C3 है। तो हमको C1 का चार्ज बताना है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से हम सीधे देखेंगे सबसे पहले इसकी व्याख्या को किस प्रकार इसको निकाला जाएगा। दिया है, चूंकि C1 व C2 C3 श्रेणी क्रम में हैं, अतः आवेश की मात्रा C1 व C2 C3 के परिणामी पर समान होगी। स्पष्ट है कि C1 पर आवेश C3 पर आवेश से अधिक होगा। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो बताते हैं आपको हम। ए C3 पर आवेश चार्ज यानी कि C3 पर आवेश से अधिक C1 का चार्ज है। अब बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ और यहाँ देखेंगे हम इसकी व्याख्या को। दो समान आवेशों के ठीक बीच में रखा गया आवेश सदैव संतुलित होता है। यह आवेशों की प्रकृति और मात्रा पर निर्भर नहीं करता। अब देखते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, एक बिंदु आवेश Q को एक अन्य नियत बिंदु आवेश के गिर्द एक वृत्तीय पथ के साथ साथ गतिमान किया जाता है। किया गया कार्य तभी शून्य होता है
ए सभी स्थितियों में, बी यदि Q प्रारंभिक बिंदु पर लौट जाए, सी यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो, डी यदि दोनों आवेशों का परिमाण एक सा हो तथा उनके चिन्ह विपरीत हों। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए सभी स्थितियों में एक बिंदु आवेश Q को यह ए ही इसका सही उत्तर होगा। सभी स्थितियों में, कार्य तभी शून्य होगा सभी स्थितियों में। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर इसकी व्याख्या को, आवेश द्वारा किया गया कार्य सभी स्थितियों में शून्य होगा। समविभव पृष्ठ होने के कारण विभवांतर भी शून्य होगा, अतः किया गया कार्य शून्य होगा। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं अगला प्रश्न। जो तत्व बिजली के प्रवाह में मदद नहीं करता है वह है ए एस, बी के, सी एल, डी एम जी। तो इन चारों ऑप्शन में से इसका सही उत्तर देखें कि बिजली के प्रवाह में कौन सा तत्व मदद नहीं करेगा, तो वह हो जाएगा एस यानी कि सल्फर। यहाँ पर एस से हमारा सल्फर है, के से पोटेशियम हो जाएगा, एम से मैग्नीशियम हो जाएगा, एल से एल्युमिनियम हो जाएगा। तो यह सभी तत्व बिजली के प्रवाह में मदद करते हैं, लेकिन सल्फर इसमें बिजली के प्रवाह में कोई भी मदद नहीं करता है। यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा पोटेशियम विद्युत के सुचालक हैं, सल्फर विद्युत का कुचालक है, इसलिए सल्फर कोई मदद नहीं करेगा। निम्नलिखित में से उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। ए सिल्वर यानी कि चांदी, बी कॉपर यानी कि तांबा, सी एल्युमिनियम, डी प्लेटिनम, ई सोना। तो यानी कि उच्चतम विद्युत चालकता वाला कौन सा तत्व है, तो इन पांचों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा ए सिल्वर यानी कि चांदी सर्वाधिक उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। देखते हैं इसकी व्याख्या को थोड़ा सा। सिल्वर यानी कि चांदी उच्चतम विद्युत चालकता वाला तत्व है। इसके बाद कॉपर यानी कि तांबा का स्थान है दूसरे नंबर पर, यानी कि फर्स्ट नंबर पर चांदी और दूसरे नंबर पर तांबा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अर्धचालक है? ए फास्फोरस, बी लकड़ी, सी सिलिकॉन, डी ग्लास। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका अर्धचालक हमको बताना है कि कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, यह अर्धचालक है। आगे बढ़ते हैं और देखेंगे इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। अर्धचालकों के अंतर्गत आवर्त सारणी के चतुर्थ वर्ग के तत्व आते हैं, जिसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, सिलिका आदि आते हैं। अर्धचालक के रूप में सर्वप्रथम जर्मेनियम का इस्तेमाल किया गया था, परंतु आज सिलिकॉन का प्रयोग सर्वाधिक मात्रा में किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या होगा? ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी बढ़ सकता है या घट सकता है, डी नियत रहता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो बी हमारा सही उत्तर होगा, बढ़ जाता है। जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध बढ़ेगा। देखते हैं आगे।
व्याख्या को धातु को गर्म करने पर उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की गति पर प्रतिरोध निर्भर करता है। जितनी अधिक तेजी से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे धातु की प्रतिरोधकता उतनी ही अधिक होगी। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है? ए मैग्नीशियम ऑक्साइड, बी ग्लास फाइबर, सी विद्युत रोधी टेप, डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखें कि किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी है, तो सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी पॉलीविनाइल क्लोराइड। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी लचीले केबल के लिए सबसे उपयुक्त विद्युत रोधी पॉलीविनाइल क्लोराइड होता है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन विद्युत रोधी नहीं है? ए लाख, बी सीसा, सी चारकोल, डी एबोनाइट। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको एक चुनना है कि कौन सा विद्युत रोधी नहीं है, तो वह हो जाएगा हमारा चारकोल विद्युत रोधी नहीं है, और यह तीनों विद्युत रोधी हैं। आगे देखते हैं, इसकी व्याख्या पर नजर डालेंगे। जिन पदार्थों से होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें विद्युत रोधी कहते हैं, जैसे लाख, सीसा, एबोनाइट, कास्ट, रबर, अभ्रक, सल्फर, शुष्क हवा, सिल्क आदि चारकोल विद्युत का चालक हैं। चारकोल विद्युत का चालक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। विद्युत मात्रा की इकाई है, तो इन चारों ऑप्शनों में से किसकी इकाई हो जाएगी विद्युत? ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट, डी कूलाम। तो इन चारों ऑप्शनों में से सही उत्तर है हमारा ए एम्पियर। विद्युत मात्रा की इकाई है एम्पियर। देखेंगे, व्याख्या पर नजर डालेंगे। विद्युत मात्रा या विद्युत धारा की इकाई एसआई पद्धति में एम्पियर होती है। ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। वोल्ट विद्युत विभव का मापक तथा कूलाम विद्युत आवेश का मात्रक होता है। देखते हैं आगे की तरफ, और अगला प्रश्न है हमारा, समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच के क्षेत्र को परावैद्युत सिल्ली से भरा जाता है। कैपेसिटर को एक सेल के साथ जोड़ा जाता है और सिल्ली को बाहर निकाल लिया जाता है। ए सिल्ली को बाहर निकालने में बाह्य अभिकारक द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाता है। बी कुछ आवेश सेल से प्राप्त किया जाता है। सी कुछ आवेश सेल को लौटा दिया जाता है। डी कैपेसिटर के विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी कैपेसिटर के विभवांतर में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे इसकी व्याख्या को। किसी चालक की धारिता यानी कि कैपेसिटेंस चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव में होने वाली विद्युत के अनुपात को कहते हैं। यहाँ C बराबर Q/V धारिता का मात्रक फैराड है। C बराबर K एप्सिलॉन 0 A/D होता है। अतः समांतर पट्टिका कैपेसिटर में पट्टिकाओं के बीच क्षेत्र को परावैद्युत सिल्ली से भरा जाए तो कैपेसिटर का मान बढ़ जाता है। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर एक कैपेसिटर को तथा
कतिपय आंतरिक प्रतिरोध के एक सेल के साथ जोड़कर पूर्णतः आवेशित किया जाता है। ए कैपेसिटर में विभव अंतर इज ग्रेटर देन ई होगा। बी सेल में विभव अंतर ई होगा। सी सेल में विभव अंतर लेस देन ई होगा। डी कैपेसिटर में विभव अंतर लेस देन ई होगा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी सेल में विभव अंतर लेस देन ई होगा। निम्नलिखित का सुमेलन कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर सूची 1 को सूची सेकंड से मिलाना है, यानी कि ओम का नियम कौन सा है, न्यूटन का नियम कौन सा है और आइंस्टीन का नियम कौन सा है। और यहाँ पर हमको कोड के माध्यम से इसका सही उत्तर बताना है। तो सही उत्तर देखें तो ओम का नियम अगर देखें तो V बराबर IR होता है और न्यूटन का नियम देखें तो F बराबर MA होता है, यानी कि फोर्स बराबर MA यानी कि मास इनटू एम्पियर। और आइंस्टीन का नियम देखा जाए तो यहाँ पर E बराबर mc² होता है, यानी कि C का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर देखें तो A का 2, B का 1, A का 2 तो हमारा A और C ऑप्शन दोनों में है और B का 1 यहाँ पर हमें सिर्फ C वाला ऑप्शन मिलेगा, यह भी कट जाएगा, यह तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो इस प्रकार C हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर इसके सही सुमेलन को ओम का नियम V बराबर IR, न्यूटन का नियम F बराबर MA, आइंस्टीन का नियम E बराबर mc²। आगे देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मेगर मापने का एक उपकरण है। A बहुत कम प्रतिरोध। B इंसुलेशन प्रतिरोध। C एक कोयल का। Q D एक कोयल का प्रेरकत्व। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा B इंसुलेशन प्रतिरोध। अगला प्रश्न है वह आपूर्ति जो कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है वह है। A AC आपूर्ति। B DC आपूर्ति। C 12 वोल्ट AC। D यह परिपथ की प्रकृति पर निर्भर करती है। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा B DC आपूर्ति। जो कंडेंसर लगे होते हैं उनमें DC आपूर्ति बाहर नहीं निकल सकती है या कंडेंसर से होकर नहीं गुजर सकती है। इसमें सिर्फ AC ही निकल सकती है। देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा A अधिक होता है। B कम होता है। C बराबर होता है। D बहुत अधिक होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखें कि अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। यहाँ पर कम इस तरीके से लिखा होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ यू लिखा है तो यह गलत है। यहाँ पर आप इस तरीके से समझ लेना। देखते हैं इसकी व्याख्या को। अमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। अगला प्रश्न विद्युत बल्ब में तंतु यानी कि फिलामेंट किसका बना होता है। A तांबे का। B लोहे का। C एल्युमिनियम का। D टंगस्टन का। E उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा विद्युत बल्ब में तंतु जो लगा होता है वह मुख्यतः किसका बना होगा। तो आप हमें इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में कमेंट करके
बताएं। यह प्रश्न आपके लिए हम होमवर्क के लिए देते हैं, और जैसा कि आप सभी लोगों को इसका शायद उत्तर पता होगा, और सभी लोग जो विद्युत बल्ब इस्तेमाल करते हैं तो उनको तो बिल्कुल जानकारी होगी। तो उम्मीद करते हैं कि सभी लोग इसका उत्तर हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, और इसलिए इसकी हम व्याख्या को भी छोड़ देते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न, टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग है। ए 1000 सेंटीग्रेड, बी 3000 सेंटीग्रेड, सी 2000 सेंटीग्रेड, डी 500 सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा कि टंगस्टन का गलनांक बिंदु लगभग होता है बी 3000 सेंटीग्रेड। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है? ए चांदी, बी लौह, सी टंगस्टन, डी मॉलिब्डेनम। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी टंगस्टन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। बल्बों में रोशनी के लिए टंगस्टन तंतु का प्रयोग किया जाता है। यह तंतु निर्वात में ऊर्ध्वपतन की क्रिया का प्रदर्शन करता है, इसलिए बल्ब कमज़ोर हो जाते हैं। आधुनिक बल्ब में नाइट्रोजन आर्गन गैस का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न दिया है। सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग होता है। ए लैंप की तंतु में, बी ऊष्मक की कुंडली में, सी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में, डी बैटरियों के संयोजन में। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए कि सामान्यतः नाइक्रोम का उपयोग किया जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा बी ऊष्मक की कुंडली में। दिया है यहाँ पर नाइक्रोम का गलनांक अधिक होने के कारण ऊष्मक या हीटर की कुंडली में प्रयोग किया जाता है नाइक्रोम का प्रयोग। किस कारणवश विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है? ए अंदर के गैसों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण, बी अचानक संपीड़ित गैसों के बाहर निकलने के कारण, सी निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु की तीव्रता से जाने के कारण, डी कोई अन्य कारण। तो इन चारों ऑप्शनों में से देखा जाए कि किस कारण विद्युत बल्ब के फटने पर हल्का धमाका होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सी निर्वात स्थानों को भरने के लिए वायु के तीव्रता से जाने के कारण। विद्युत बल्ब के फूटने पर उसके निर्वात की पूर्ति के लिए वायु तीव्र गति से प्रवेश करती है, जिससे हल्का धमाका होता है। बल्ब फूटने पर तेज आवाज़ होती है क्योंकि ए इसके अंदर शून्य होता है, बी तंतु धातु का वायुमंडलीय गैसों से संपर्क होने पर तीव्र प्रतिक्रिया होता है, सी इसके अंदर ज्वलनशील गैस भरा होता है, डी इसके अंदर भरा अक्रिय गैस काफ़ी गर्म होता है। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा ए इसके अंदर शून्य होता है। बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। बल्ब के अंदर निर्वात होता है, जिस कारण बल्ब टूटने पर बाहर की वायु तेजी से अंदर प्रवेश करती है, जिससे आवाज़ होती है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत लैंप का फिलामेंट
स्वेतप्त हो जाता है, परंतु फिलामेंट को थामे रखने वाली तार का अगला सिरा मात्र थोड़ा सा गर्म होता है, क्योंकि ए इससे होकर थोड़ी सी धारा प्रवाहित होती है, बी इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है, सी इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है, डी ये काले लोहे के बने होते हैं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा हमारा इसका प्रतिरोध काफ़ी कम होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न से पहले इसकी व्याख्या को देखेंगे। फिलामेंट का तार टंगस्टन धातु का बना होता है, जिसका प्रतिरोध काफ़ी ज़्यादा है। पतला होने के कारण इसका प्रतिरोध और बढ़ जाता है, जिससे विद्युत धारा को ज़्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। फलस्वरूप तार गर्म होकर प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है। फिलामेंट को थामे रखने वाले तार का प्रतिरोध अपेक्षाकृत कम होता है। मोटा तार होने के कारण प्रतिरोध और कांच या कम प्रतिरोध और कम हो जाता है, अतः इसमें प्रवाहित अधिकांश धारा का आसानी से संचरण हो जाता है। फलस्वरूप यह तार मात्र थोड़ा सा गर्म होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित वैज्ञानिक के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था। ए ग्राहम बेल द्वारा, बी लॉर्ड लिस्टर द्वारा, सी बेंजामिन फ्रैंकलिन द्वारा, डी आइंस्टाइन द्वारा। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा हमारा सी। वह वैज्ञानिक निम्नलिखित वैज्ञानिकों के द्वारा तड़ित चालक का आविष्कार किया गया था, तो वह वैज्ञानिक थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। देखते हैं इसकी व्याख्या को। तड़ित चालक का आविष्कार बेंजामिन फ्रैंकलिन 1752 ने किया था। ग्राहम बेल ने टेलीफोन का, लॉर्ड लिस्टर ने एंटीसेप्टिक सर्जरी का तथा आइंस्टाइन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है। ए सीसा का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबे का, डी जस्ता का। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ए सीसा का। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं इसकी व्याख्या पर नज़र डालेंगे। स्टोरेज बैटरी दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लेड यानी कि सीसा स्टोरेज, नंबर 2 अल्कलाइन यानी कि क्षारीय स्टोरेज। लेड स्टोरेज में यानी कि सीसा का प्रयोग होता है और अल्काइन स्टोरेज में निफे यानी कि निकल प्लस Fe यानी कि निकल प्लस आयरन का प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली धातु होती है। ए लोहा, बी तांबा, सी जस्ता, डी कलई। तो जैसा कि पिछले प्रश्न में अभी हमने देखा कि स्टोरेज बैटरियों में इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी धातु है, उसका नाम है हमारा सी जस्ता। आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ इसकी व्याख्या को। स्टोरेज बैटरियों में जिंक धातु का इस्तेमाल किया जाता है। शुष्क सेल में जिंक का उपयोग एनोड बनाने में किया जाता है एवं कार्बन के कैथोड बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं। ए वोल्ट में, बी एम्पियर में, सी किलोवाट यूनिटों में, डी ओम में। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें कि घरों में लगे बिजली के मोटर विद्युत के व्यय को रिकॉर्ड करते हैं।
तो किस में रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा सही उत्तर किलोवाट यूनिट में। देखते हैं इसकी व्याख्या को। घरों में लगे बिजली के मीटर विद्युत व्यय के लिए किलोवाट यूनिटों में रिकॉर्ड करते हैं। ये मीटर व्यय ऊर्जा को किलोवाट घंटा में मापते हैं। 1 किलोवाट ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1000 वाट की सामर्थ्य वाले उपकरण में 1 घंटे में व्यय होती है। इसका मान 3600 जूल होता है। अगला प्रश्न, डाइपोल टेलीविजन एंटीना के टर्मिनल एम्पीडेंस को रखा जाता है। ए 75 ओम, बी 300 ओम, सी 100 ओम, डी 0 ओम। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा ए 75 ओम। आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखेंगे। धारा एक धात्विक कंडक्टर के जरिए जिसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्र धारा की दिशा में बढ़ जाता है प्रवाहित होती है। यदि हम इस दिशा में अग्रसर हों तो ए अपवाह वेग घट जाएगा, बी धारा परिवर्तित हो जाएगी, और यहाँ पर आगे देखेंगे इसके अगले दो ऑप्शन को। वाहक घनत्व परिवर्तित हो जाएगा, डी अपवाह वेग बढ़ जाएगा। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा डी अपवाह वेग बढ़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसकी व्याख्या को। किसी चालक का प्रतिरोध लंबाई के अनुक्रमानुपाती और क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्षेत्रफल के बढ़ने पर प्रतिरोध का कम हो जाता है और धारा का प्रवाह बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। ए इलेक्ट्रॉन के कारण, बी प्रोटॉन के कारण, सी आयन के कारण, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखें तो हो जाएगा यहाँ पर ए इलेक्ट्रॉन के कारण एक धातु के तार में विद्युत का प्रवाह होता है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। धातु के तार में विद्युत का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। धातु में प्रयुक्त मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जो विद्युत के चालन में सहायता करते हैं। इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है। ए यांत्रिक, बी वैद्युतिक, सी रासायनिक, डी ताप। तो जो शुष्क सेल होते हैं उनमें किस तरह की ऊर्जा होती है, तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर हो जाएगा सी रासायनिक ऊर्जा होती है। जो सेल हम बैटरियों में इस्तेमाल करते हैं उसमें रासायनिक ऊर्जा भरी होती है। देखते हैं इसकी व्याख्या को। शुष्क सेल में रासायनिक ऊर्जा भंडारित होती है। इसका प्रयोग के समय यह विद्युत सेल में बदल जाती है। शुष्क सेल का लगातार प्रयोग करने पर धारा का प्रवाह नहीं हो पाता, अतः परिपथ में शुष्क सेल का प्रयोग रुक रुक कर करना चाहिए। शुष्क सेल में प्रयुक्त पदार्थ विलयन के रूप में न होकर शुष्क अवस्था में रहता है। इसमें जस्ते का एक बर्तन होता है जिसमें MnO2 नौसादर कार्बन आदि का मिश्रण भरा रहता है। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 वोल्ट होता है। इसका प्रयोग टॉर्च, ट्रांजिस्टर, रेडियो आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न, कास्टिंग ढालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष ढूंढ निकाले जा सकते हैं। ए चुंबकीय का परीक्षण द्वारा, बी ड्रॉप यानी कि बिंदु परीक्षण द्वारा, सी रॉकवेल कठोरता के द्वारा, डी अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा।
तो इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा डी, अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा। कास्टिंग यानी कि ढालने की प्रक्रिया में आंतरिक दोष अल्ट्रासोनिक परीक्षण द्वारा ढूंढ निकाले जा सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन रासायनिक नहीं है? ए, लोहे में जंग लगना। बी, पानी का भाप में बदलना। सी, दूध से दही बनना। डी, कोयले का जलना। तो इन चारों ऑप्शनों में से हमको बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बी, पानी का भाप में बदलना। यह एक भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन है। बाकी यह तीनों यानी कि कोयले का जलना, लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना, यह सभी रासायनिक परिवर्तन हैं। देखते हैं इसकी व्याख्या को एक बार। भौतिक परिवर्तन के बाद पदार्थ पूर्व अवस्था में लौट सकता है, किंतु रासायनिक परिवर्तन होने पर नहीं। पानी का भाप में बदलना भौतिक परिवर्तन है, शेष सभी रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, दूध से दही बनना व कोयले का रासायनिक परिवर्तन है, कोयले का जलना। और भौतिक परिवर्तन उसको कहते हैं जो चीज़ पहले किसी अवस्था में है वह परिवर्तित होकर, जैसे पानी का भाप में बदल जाना और भाप से फिर से पानी बन जाना, तो यह भौतिक परिवर्तन हो जाता है, इसको कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं अगले प्रश्न को। एक चल या कॉइल यंत्र में कॉइल का एक समान चुंबकीय क्षेत्र के बजाय अरीय चुंबकीय निलंबित किया जाता है। ऐसा किया जाता है ए, इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात बनाने के लिए। बी, यंत्र की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए। सी, यंत्र की यथार्थता को बढ़ाने के लिए। डी, यंत्र को सहन तथा सुहाव्य बनाने के लिए। तो यहाँ पर इन चारों ऑप्शनों में से इसका सही उत्तर देखा जाए तो हो जाएगा ए, इसके विक्षेप को इसकी धारा का अनुपात बनाने के लिए। तो यहाँ पर आज के हमारे सभी प्रश्न कंप्लीट होते हैं। और आपको यह क्लास कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरीके से पूरी क्लास को देखी होगी। और इसमें यदि कोई त्रुटि हुई है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और क्लास कैसे लगी यह भी आपको बताना है। तो साथ में आप सभी लोग एक बार इस सेशन को लाइक कर देना या क्लास को लाइक कर देना। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और जिसने भी अभी तक इस भौतिक विज्ञान या हिस्ट्री की या यूपी स्पेशल की, हिंदी की और भारतीय संविधान की क्लासों को नहीं देखा है तो उन सभी की प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में सारी क्लासों को देख सकते हैं एक साथ। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आपका समय शुभ हो।